अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो बेटा हमारा लेक्चर्स है वो चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 6 बनेगा, क्योंकि एक दरमियान से शायद गैप होगा। तो आज का जो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर तो उसको कहते हैं जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन पाई जाती है, जैसे पेंडुलम में वो मूव कर रहा था, हम इसे कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर है। लेकिन लफ्ज़ ये है कि डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या मतलब है। तो डैम्प का मतलब ये होता है कि ऐसा हार्मोनिक ऑसिलेटर जो मूव करते करते आस्ते आस्ते अपने एम्पलीट्यूड को क्या करता जाएगा, रिड्यूस करता जाएगा। यानी जैसे हम पेंडुलम को छोड़ते हैं, पहले एक बड़े एम्पलीट्यूड के साथ मूव करता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, आखिरकार वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम। इस अमल को हम डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। इस मूवमेंट को हम डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन कहेंगे। सो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनी, एन ऑसिलेटर यानी वो ऑसिलेटर हुज एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज विद टाइम, जिसका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ आस्ता आस्ता कम होता जाए, इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब सवाल ये है कि ये एम्पलीट्यूड क्यों कम हो रहा है। तो ज़ाहिर है जब वो मूव करता है तो जिस मीडियम में मूव करता है वो उसको रेजिस्ट करता है। मसलन एयर है, अगर उसको पानी में छोड़ेंगे तो पानी ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, तो जो उस मीडियम में ऑसिलेटर मूव करता है, मीडियम उसको अपोज करता है। तो जो मीडियम की अपोजिशन होती है उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए अपने जो ऑसिलेटर जो होगा वो अपनी एनर्जी या वर्क उस पर करेगा, जिसके नतीजे में उसके अपने पास जो एनर्जी होगी वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होती जाएगी, उस रेजिस्टर मीडियम के खिलाफ। नतीजतन एनर्जी कम होती जाएगी। एनर्जी और एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे एनर्जी कम होती जाएगी एम्पलीट्यूड भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक रेजिस्टिव फोर्स जो होती है हम कैसे लेते हैं। तो वो हम आमतौर पे वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, साथ माइनस इसी लगाया गया, ये अपोजिट फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो B क्या है, जस्ट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं -b dx ओवर क्या होगा dt इन द डेरिवेटिव फॉर्म, दैट इज सिंपल इक्वेशंस। इसके बाद आप आते हैं कि जब वो मूव करेगा तो सिर्फ ये फोर्स नहीं होगी रेजिस्टिव, ज़ाहिर ऑसिलेशन के दरमियान दूसरी फोर्स कौन सी होती है, दूसरी फोर्स का नाम होता है रिस्टोरिंग फोर्स। F इक्वल टू किसके बराबर है, -x के। अब बेटा इन दोनों फोर्सेस की मौजूदगी में ज़ाहिर अप्लाइड फोर्स भी तो चाहिए, लिहाजा ये दोनों फोर्सेस उस दोनों टोटल फोर्स के क्या होंगी, बराबर। लिहाजा हम कहेंगे F इक्वल टू -kx यानी रिस्टोरिंग फोर्स प्लस रेजिस्टिव फोर्स, इन दोनों को ऐड करें तो टोटल फोर्स क्या बनेगी, F। अब न्यूटन्स के लॉज के तहत F इक्वल टू बेसिकली तो ma होता है, लेकिन एक को अगर हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, m d स्क्वायर x बटा क्या होगा dt स्क्वायर, माइनस क्या होगा kx इज इक्वल माइनस क्या होगा b इंटू डी एक्स ओवर क्या होगा dt। इसको हम उधर शिफ्ट करें तो ये सारे टर्म क्या हो जाएंगी, प्लस में चली जाएंगी। अब जब ये प्लस में आ गई हैं तो इनके अंदर कुछ वेरिएबल को हम सेपरेट करना चाहते हैं। मतलब डी स्क्वायर एक्स वाला है तो m को अब इधर डिवाइड करें तो b ओवर m और k ओवर क्या हो जाएगा m। इस तरीके से हमने इसके साथ कोफिशिएंट सिंगल यानी 1 लेके लाने के लिए ऐसा किया है। अब बेटा इसमें ये जो b ओवर m है इसको हम एज ए कांस्टेंट कोई चीज़ शो करना चाहते हैं, वो कांस्टेंट किस चीज़ के बराबर है, 2 बीटा के। इसी तरीके से k ओवर m को कांस्टेंट के तौर पे क्या शो करते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगी। इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम अपनी तरफ से एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि इसको लीनियरली सॉल्व किया जा सके। वो फंक्शन ही है x इज इक्वल टू a e की पावर म्यू t। हमें क्या चाहिए, हमें डी स्क्वायर चाहिए डबल डेरिवेटिव, हमें क्या चाहिए सिंगल, हमें क्या चाहिए x तो हमें मिल गया। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो a म्यू की पावर का क्या होगा, a e की पावर म्यू t, और म्यू का डेरिवेटिव यहाँ म्यू मल्टीपल कर दिया। फिर इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 3 फैक्टर जो हमने बेटा मालूम किए हैं, इनको हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये देखिए इसमें पुट कर दिया गया। इसमें से देखें कोई चीज़ कम है वो कैंसिल हो सकती है, क्या a ई म्यू की पावर टी ए ई कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, म्यू स्क्वायर 2 बीटा म्यू और क्यूजन दिस। अब इस इक्वेशन को हम सेकंड जो हम कहते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने वो फार्मूला लिख दिया, ए बी सी की फॉर्म में हम एफएससी में पढ़ते हैं। तो अब इस वक्त म्यू फंक्शन से हमारा हमने म्यू मालूम करना है, यहाँ क्या आएगा -b, और -b की जगह यहाँ क्या मौजूद है 2 बीटा, और यहाँ वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करें तो इसमें 4 को कॉमन लें तो 2 बाहर जाएगा, और 2 और 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। जब ये सारे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से लेके तो फिर हमारे पास ये म्यू फंक्शन बचेगा। ये प्लस भी है माइनस भी, इससे 2 रूट लिखेंगे, एक लिख दिया हमने प्लस का, दूसरा किसका लिख दिया माइनस का। इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, यानी कंप्लीट सोल्यूशन में एक x1 होगा एक x2, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे x।
ये x1 जो होगा वो फंक्शन 1 का होगा, x2 फंक्शन क्या होगा 2 का, लिहाजा इसलिए उसने x की जगह x1 में क्या पुट कर दिया μ1t और x2 में क्या पुट कर दिया μ2t। इस तरीके से हम μ1 और μ2 की कीमतें जब पुट करेंगे तो a1 की कीमत पर पुट कर दी, फिर इसकी वैल्यूज पुट कर दी, इस तरीके से हमें x की कीमत हासिल हुई। लेकिन अब इसमें एक अहम बात यह है कि चूँकि ये दो चीज़ें मौजूद हैं प्लस माइनस में, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो e की पावर माइनस बीटा टी, e की पावर माइनस बीटा टी, दोनों में से कॉमन लेके बाहर लिख दिए, यानी इनको मल्टीप्लाई करके अलहदा कर लिया। पहले यूँ समझ के पावर्स को अलहदा कर लिया, फिर पावर को अलहदा करके इसको बाहर हमने क्या ले लिया कॉमन, नीचे सिंपल इक्वेशन बचेगी। इसमें हमने सोल्यूशन कुछ नहीं किया, जस्ट कॉमन लेके उसको बाहर लिखा। इट इज़ फॉर्म ऑफ द रूट्स इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा x, ये x का पहला रिजल्ट हमारे पास आएगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर क्या है 2। मजीद आगे बढ़ते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है जो इसकी ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कब पॉसिबल है। तो इस बेटा इसकी जो पॉसिबिलिटी वो ये है कि ऑसिलेशन ऑफ मोशन उस वक्त मुमकिन होगी जब ओमेगा नॉट यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं ग्रेटर देन बीटा। बीटा क्या है रेजिस्टिव है, तो अगर रेजिस्टिव कम होगा और हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसके पास ज़्यादा एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो बॉडी अपनी ऑसिलेशन को बरकरार रखेगी। और अगर हमारा बीटा ज़्यादा हुआ तो ज़ाहिर ऑसिलेशन क्या करेगा कम। तो उससे ऊपर लिखा है कि अगर हम ऑसिलेशन चाहते हैं तो कम से कम कंडीशन क्या पुट करें, ओमेगा नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा बीटा। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर तो है बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ क्या करेंगे, तो वो कहता है कि अगर बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को अपनी इक्वेशन के मुताबिक लिखे तो माइनस कॉमन ले ले तो -1 अंडर रूट बाहर चला जाएगा। यहाँ क्या बचेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस दिस। अब ये जो -1 वाला अंडर रूट है इसको हम आयोटा पढ़ते हैं, ये मैंने नीचे मेंशन भी कर दिया। और 6 का नाम क्या रखा है ओमेगा, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, इसका नाम आयोटा ओमेगा हो जाएगा। लिहाजा अब इस इक्वेशन में तब्दीली क्या आ जाएगी, e की पावर माइनस बीटा टी कॉमन रहेगा, a1 e की पावर आयोटा ओमेगा 2, a2 e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा 2। आयोटा के आने के बाद ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है जिसमें कुछ ऐसा रियल होता है और कुछ ऐसा कौन सा होगा इमेजिनरी। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं, a1 cos ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी, फिर प्लस a2 इसको भी cos ओमेगा टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा टी। ये आयोटा के फंक्शन को जब कम्प्लेक्स नंबर को हल करते हैं तो बेटा इसमें सिंपल जैसे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ प्लस हो तो प्लस से हल करें, अगर माइनस हो तो किससे दरमियान से हल करें, माइनस से। अब जरा गौर करें, दो किस्म के हिस्से हैं, ये रियल नंबर है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब इसमें से रियल पार्ट को एक तरफ कॉमन ले लेते हैं और इमेजिनरी को एक तरफ, तो cos ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो a1 प्लस a2, इधर से a1 इधर से a2। इसी तरीके से अगर आयोटा साइन ओमेगा 2 कॉमन लेंगे तो a1 माइनस क्या होगा a2। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 3 हमने क्या कर ली, हासिल कर ली। इस इक्वेशंस में हम बेसिकली इस x को सॉल्व करके अपने वेरिएबल की तरफ बेटा हम इसमें इस इक्वेशन नंबर 3 के बारे में पढ़ रहे थे और हमें ये चाहिए था कि a1 और a2 और a1 माइनस a2 इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज मालूम करनी थी। ये तब सॉल्व हो सकते हैं जब ये दोनों नंबर यानी a1 और a2 एक दूसरे के कम्प्लेक्स कंजुगेट लिए जाएं। तो a1 अगर है a प्लस आयोटा b, तो कम्प्लेक्स कंजुगेट ये होता है कि प्लस है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस, तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b a2 होगा। a1 और a2 को अगर दोनों को ऐड करें तो ये आयोटा बी से कैंसिल होकर 2a बचेगा, माइनस करें तो a कैंसिल होकर 2 आयोटा b बचेगा। इस तरीके से हमने इधर से क्या हासिल कर लिया a माइनस बी और यहाँ से क्या हासिल कर लिया a प्लस बी। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, ये वैल्यूज यहाँ, इस तरीके से ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब फिर यहाँ पे हमने एक सपोज कीमत पुट की कि 2a बेसिकली इसका डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x एक्सिस है और 2 आयोटा b डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग क्या है y एक्सिस है। तो सो हमने कंडीशन लगा दी कि 2a बराबर है xm cos फाई और 2b xm क्या है sin फाई। इट मीन्स अब हम 2b की जगह ये वैल्यूज आयोटा को छोड़ देंगे और 2 आयोटा हो जाएंगे, ये भी ज़हन में रखें। आयोटा अगर अब आयोटा मल्टीप्लाई करें तो -1 हो जाएगा, लेकिन इसका जिक्र फिर हम आगे करेंगे। तो 2a की जगह हम जो वैल्यूज पुट करेंगे वो क्या होगी, ये तो e की पावर माइनस बीटा कॉमन हुआ xm cos फाई, बाकी cos ओमेगा टी आ जाएगा। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों आयोटा मल्टीपल होकर क्या हो जाएगी माइनस, और b की जगह cos xm sin फाई इनटू क्या होगा sin। याद रखना एक अलॉन्ग x एक्सिस है फासला है, एक अलॉन्ग क्या है वो एक्सिस है। फिर बेटा जब ऐसा पुट कर लेंगे तो थोड़ा सा अगर गौर करें तो ये cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा, ये cos का एक फार्मूला है। उस फार्मूले में अगर यहाँ माइनस आ जाए तो फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा, हमने उस फार्मूले को ऐसे लिख दिया। अब ये जो फॉर्म हमारे पास हासिल होगी ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस है, जिसके मुताबिक हम इसको कुछ लिख सकते हैं कि ये x इज इक्वल टू एक्स एम ई की पावर माइनस
ये जो बीटा है इसकी वैल्यू जस्ट पुट की, जिसकी कीमत है बीटा किसके बराबर है, b/2m, ये वैल्यूज पुट कर दी जस्ट, और ये और चीज़ सेम है, सिर्फ वैल्यूज बीटा के पुट की गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट का। अब जो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्सिस ये बॉडी तय कर रही है ऑसिलेट करते हुए, ये इसकी मूवमेंट है, तो इसमें एक पैरामीटर्स है वो थोड़ा सा मैं दिखा दूँ। ये वाला पैरामीटर आपको नज़र आ रहा है, ये बेटा क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, यानी बॉडी जब करती है एम्पलीट्यूड। और फिर काज का फंक्शन क्यों है, क्योंकि एम्पलीट्यूड के साथ वो ऑसिलेट भी करती है, तो ऑसिलेशन का जो अमल होता है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, काज फंक्शन या साइन। अगर वाई का हो तो साइन ले लेते हैं, एक्स का हो तो क्या ले लेते हैं, कॉस। अब आगे बढ़ते हैं एम्पलीट्यूड की इक्वेशन पे आगे। मैंने वो फैक्टर जो कीमत एम्पलीट्यूड की इक्वेशन नंबर 4 से a = xm e के वर्गमूल, यानी ये जो मैंने सर्कल की है यही कीमत मैंने उठा के यहाँ पुट कर दी। अब ये कीमत हमारे एम्पलीट्यूड की टाइम पे डिपेंड करती है, इस वजह से हम इसे लिख सकते हैं बीटा की कीमत पुट करके माइनस दिस, ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसा भी। तो टी पे अगर डिपेंड करती है तो टी की दो सूरत हाल है। एट द इनिशियल स्टेज व्हेन t = 0, जब बेटा यहाँ t 0 पुट करते हैं तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, xm आएगा, तो ये xm जो होगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, यानी एट द इनिशियल स्टेज ग्राफ अपने आपको कहाँ शो करेगा, मैक्सिमम पे। ठीक है, जब टाइम की कीमत बढ़ते जाएगी और कुछ वक्त गुजरेगा तो हम इसको इन्फिनिट टाइम कहेंगे। इन्फिनिट का ये मतलब जो तकल्लामदू यानी बहुत टाइम, लॉन्ग टाइम। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम जब टी को इन्फिनिट पुट करते हैं इसी फार्मूले में, तो ई की पावर क्या होगा, माइनस इन्फिनिट। जब माइनस इन्फिनिट आ गया तो बट्टे में प्लस हो जाएगा। ई के पावर इन्फिनिट का मतलब इन्फिनिट है, तो समथिंग ओवर इन्फिनिट इक्वल टू क्या होगा, 0। जैसे कि शुरू में एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, फिर आस्ते आस्ते कम होता जाएगा और आखिरकार एक वक्त क्या आएगा, 0। ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका कौन सा स्टार्ट पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का नॉर्मल फार्मूला होता है एंगुलर का ओमेगा = 2πf, यानी वेव के अंदर या सर्कल के अंदर ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इसको ज़रा सेट कर लेंगे, f = ω/2π। इसमें बेटा ओमेगा की वैल्यू हमने पीछे इक्वेशन पुट की, ω0² - β² अंडर रूट के साथ ओवर क्या होगा, 2π। अब ये है f की कीमत इस फॉर्म में। अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं, f² ω0² - रूट खत्म हो गया, इनको अलग करें, इसको इस पर डिवाइड करें, इस पर डिवाइड करें, अलग डिवाइड। ये जो हिस्सा है ये अलग एक फ्रीक्वेंसी शो करता है, जिसको हम इनिशियल फ्रीक्वेंसी f0² कहते हैं। बाकी फैक्टर्स बीटा की वैल्यूज पुट कर दें, ना करें कोई बात नहीं। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। रिजल्ट ये कहता है कि f² की कीमत f0² के बराबर उस वक्त होती है जब उसमें से कोई फैक्टर क्या किया जाए, माइनस किया जाए। तो इसका क्या मतलब होगा कि f की कीमत f0 के मुकाबले में क्या है, ग्रेटर है, तो सॉरी लेस होती जा रही है। तो f की कीमत लेस देन क्या है, f0, क्योंकि f0 में से कुछ माइनस करेंगे तो तब उसके बराबर होगा। इट मीन f0 बड़ा है और f की कीमत क्या है, छोटी है। क्लियर। तो ये था फ्रीक्वेंसी से मतलब। अब इसका कुछ थोड़ा सा कैसा रहता है एनर्जी का। अब चलते हैं जरा बोर्ड के उस साइड के ऊपर। तो यहाँ जरा देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे हम दिखा है एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स के बारे में। तो इसके ऊपर बेटा ये वही डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है जो हमने पहले यहाँ पे डिस्क्राइब की लास्ट वाले से में, उस इक्वेशन को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब इस इक्वेशन में x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हासिल हो जाएगा, वेलोसिटी। अब यहाँ डेरिवेटिव लेते हैं u × v का फार्मूला, क्योंकि e की पावर -bt है, इधर भी हमारे पास ω/t। जब काज का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका नहीं लेंगे, जब e की पावर -bt का लेंगे तो काज का नहीं लेंगे। ये देखें, e की पावर -bt छोड़ दिया, काज का डेरिवेटिव ले लिया, माइनस साइन और माइनस ओमेगा आ गया। दूसरे से में माइनस लिख के फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया बीटा × e की पावर -βt, और इसका डेरिवेटिव नहीं लिया। अब ऐसी सूरत हाल में हमारे पास क्या चल रहा है कि एक तरफ डिस्प्लेसमेंट, एक तरफ क्या है, वेलोसिटी। अगर डंपिंग की कीमत बहुत स्मॉल ली जाए, कम से कम ली जाए, तो बीटा के फैक्टर को 0 मानेंगे। तो ये टर्म बेटा यहाँ वाली जो टर्म है इसमें बीटा मौजूद है, तो बीटा से 0 मल्टीप्लाई होकर ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0, और सिर्फ हमारी वेलोसिटी इस पर डिपेंड करेगी। तो ये था डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। अब इसकी मदद से बेटा हमने क्या निकालनी है, पोटेंशियल। फार्मूला है 1/2 kx²। आप x की कीमत यहाँ से उठाएं, इसी को पुट कर दें, ये हमारे पास एक रिजल्ट है। जस्ट स्क्वायर की कीमत पुट हाफ कैरेक्टर है जी, हाफ mv²। जस्ट v की कीमत कहाँ से लें, इक्वेशन नंबर ये लास्ट वाले 2 पे से यहाँ से उठाएं, यहाँ पुट कर दें, और कुछ भी नहीं, साल कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। ये कौन सी चीज़ आएगी, वेलोसिटी। यहाँ एक फैक्टर आएगा कि m⍵² किसके बराबर है, ये बेसिकली इस इक्वेशन मुताबिक k के बराबर है। ये हमारे पास कौन सी कीमत आ जाएगी, काइनेटिक है जी। अब बेटा ये है पोटेंशियल, ये काइनेटिक। सवाल ये है कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, कोई मुश्किल नहीं है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। जब बेटा दोनों को ऐड करेंगे तो कॉमन ही देखें, 1/2 दोनों में कॉमन है, k दोनों में कॉमन है, xm² दोनों में कॉमन है, e पर -2βd कॉमन है। सिर्फ फ़र्क इस चीज़ का cos² और प्लस क्या है, sin²। लो मैंने दोनों कीमतें लिखी हैं,
फिर इन दोनों में से ये कीमत कॉमन ले ली है और ये फैक्टर क्या बचा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। जब बेटा ये 1 हो जाएगा तो नीचे हमारा आंसर आ जाएगा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kxm² e⁻² बीटा t। ये है टोटल एनर्जी का फार्मूला जो इस हिस्से के साथ क्या कर रहा था, लिंक कर रहा था। ये तो खैर बहुत सिंपल है, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और आगे आप इसको क्या करते जाएंगे, कैलकुलेट करते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक लेंथी आर्टिकल था। इस आर्टिकल को हम कहते हैं डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, वेलोसिटी निकाली, एम्पलीट्यूड निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाली। इट इज इक्वल डिफरेंट पैरामीटर्स। तो हमने इस सारी चीज़ को इसमें क्या किया है, कैलकुलेट किया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।